आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने एससी एसटी के अलावा कोई जातीय जनगणना नहीं करने का फैसला लिया और इस पर बिहार में खूब सियासत हुई थी। लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार से आग्रह कर दिया और इससे पहले भी नीतीश कुमार ने ट्वीट के जरिए पुनर्विचार की मांग की थी। पूरी रिपोर्ट देखिए फिर खबर समझिए। केंद्र से सीएम नीतीश कुमार का आग्रह। नीतीश ने दोहराई जातिगत जनगणना की मांग। एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना की मांग दोहराई है। केंद्र सरकार से नीतीश कुमार ने आग्रह किया है कि एक बार जरूर जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। तो आग्रह करेंगे कि एक बार जरूर करना चाहिए। अब 10 के बाद कुछ दिन के बाद लोगों ने किया था, कास्ट का सेंसस किया, तो उसका तो कोई मतलब आया नहीं, ठीक से हुआ नहीं। तो जो बन करके तैयार हुआ था 13 में, तो 13 के बाद तो कभी पब्लिश नहीं हुआ कि आखिर किस इलाके में किस जाति की कितनी संख्या है। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, एससी एसटी के अलावे बाकी जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। दरअसल जातिगत जनगणना को लेकर पहले भी मांग उठती रही है, लेकिन अब चूंकि नीतीश कुमार ने आग्रह कर दिया है तो सियासत होना भी स्वाभाविक है। जाति आधारित जनगणना कराने के लिए पहले भी संसद के अंदर में कई बार आवाज उठती रही है, लेकिन संसद ने कभी इसकी स्वीकृति नहीं दी। केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए गणना किया जाता है, इसलिए कि उनके संविधान में उनके लिए सीटें आरक्षित है लोकसभा और विधानसभा के लिए। तो ये देखा जाता है उस आधार पर गणना कराकर कि उनकी जनसंख्या या उनकी आबादी कितनी हुई है, बढ़ी है, घटी है, उस पर आधार पर सीटों का क्या होना चाहिए आकलन। तो अब तक जो है से संसद ने इसको नकारा है। इस बार भी संसद ने कोई प्रस्ताव इस पर पारित नहीं किया है। जाति आधारित जनगणना केंद्र और बिहार सरकार के वोट पाने के गणित में फंस के रह गई है। बिहार सरकार नीतीश कुमार जी अपना ईबीसी फॉर्मूले के तहत केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना करवाना चाहते हैं और केंद्र सरकार की वोटों की राजनीति में ईबीसी का फॉर्मूला फिट नहीं बैठता है। इसीलिए नीतीश कुमार जी की मांग को बार बार केंद्र सरकार ठुकरा रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जाति के आधार पर जनसंख्या की गणना नहीं करने का फैसला लिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ साकेत और संजय कुमार की रिपोर्ट। तो जातिगत जनगणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है और इसके बाद तेजस्वी ने ट्वीट कर तंज कसा है। तेजस्वी ने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार अगर जातीय जनगणना पर पुनर्विचार नहीं करेगी तो आप क्या करेंगे? हमारी मांग पर बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित किया गया था। केंद्र सरकार में आपकी हिस्सेदारी है, आपके कैबिनेट मंत्री हैं, फिर भी अनुनय विनय कर रहे हैं। तो देश में हर 10 साल में होती है जनगणना। साल 2011 की बात है जब आखिरी बार जनगणना हुई थी। अब 2021 में जनगणना होनी है और ऐसे में 2021 की जनगणना को जातिगत आधार पर करने की मांग खड़ी होने लगी है, उठने लगी है। बिहार विधानमंडल ने 2019 और 2020 में सर्वसम्मति से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया था। तो बिहार ने प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। भारत में आजादी से पहले 1941 में जाति गिनी गई थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के कारण आंकड़ों को संकलित नहीं किया गया, समावेशित नहीं किया जा सका और इस बार केंद्र सरकार ने एससी एसटी के अलावा कोई जातीय जनगणना नहीं करने का फैसला लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। 20 जुलाई से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होना है और सत्र को लेकर बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में तैयारियां शुरू हो गई हैं। रिपोर्ट देखिए फिर खबर को समझिए। बिहार में विधानमंडल का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू हो रहा है।
मानसून सत्र को लेकर बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद दोनों जगह इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है। विधानमंडल का यह सत्र भी काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। मानसून सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। जवानों को बताया जा रहा है कि सत्र के दौरान विधायकों और विधान पार्षदों से कैसे व्यवहार करना है। बता दें कि बजट सत्र के दौरान सुरक्षा कर्मियों के व्यवहार को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इस बार बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 5 दिनों का होगा। तो मानसून सत्र में कुल 5 बैठकें होनी हैं। कोरोना की वजह से जो सत्र है उसकी अवधि को थोड़ा हटा दिया गया है, छोटा कर दिया गया है। फिर भी यह पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। 2020 में मानसून सत्र में सिर्फ एक बैठक हुई थी। 26 जुलाई को अध्यादेशों की प्रतियां सदन पटल पर रखी जाएंगी। जानकारी और क्या है कि 2020-21 का जो पहला अनुपूरक का लेखा जोखा है उसे पेश किया जाएगा। 27 और 28 जुलाई को राजकीय विधेयक लिए जाएंगे। 29 तारीख को प्रथम अनुपूरक पर वाद विवाद होगा और 30 जुलाई की तारीख होगी जब गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक तीर से दो निशाना। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन के पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर हैं और इसका पहला मकसद तो पूर्वोत्तर राज्यों के आपसी विवादों को खत्म करना है। दूसरा मकसद यह है कि चीन को यह बताना कि तू डाल डाल मैं पात पात। 2 दिनों के पूर्वोत्तर दौरे पर गृह मंत्री शाह। बाहरी से लड़ाई के पहले अंदर की सफाई। 8 राज्यों के सीएम के साथ अहम बैठक। ये बैठक बेहद अहम है। अंतर्राज्यीय सीमा को लेकर देश के पूर्वी हिस्से के राज्यों में कई विवाद हैं। कई बार आतंकी और सीमा पार के दुश्मन उन विवादों का फायदा उठाकर देश को अस्थिर करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब वो नहीं होगा क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर हैं। और सुनिए उन्होंने क्या भरोसा दिया है। मैं आपको विश्वास देता हूं कि 2024 के चुनाव के पहले फ्रेश मैंडेट लेने जाएंगे, उसके पहले नॉर्थ ईस्ट की सभी जितनी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। 2024 है डेडलाइन। पूर्वोत्तर की समस्याएं खत्म। मेघालय में शाह ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों के साथ बंद कमरे में एक बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी के अलावा असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक में वर्तमान में चल रहे सभी मुद्दों को खत्म करने को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा अमित शाह ने मेघालय में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का उद्घाटन किया और विकास के जरिए सभी मुद्दों को सुलझाने पर जोर दिया। ड्रग फ्री नॉर्थ ईस्ट बनाना, टेररिज्म फ्री नॉर्थ ईस्ट बनाना और जिसके लिए आज हम बैठे हैं विकसित नॉर्थ ईस्ट बनाना, ये हम सबका सामूहिक उद्देश्य और सामूहिक लक्ष्य होना चाहिए। अमित शाह का रविवार को सोहरा जाने का भी कार्यक्रम है, जहां वे वृक्षारोपण परियोजना और जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री सोहरा में रामकृष्ण मिशन भी जा सकते हैं। अब बात सामरिक मामलों की, तो कूटनीति में दिखता कुछ और है और होता कुछ और। गृह मंत्री शाह का ये पूर्वोत्तर दौरा कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद अहम है। क्यों, आप ये खुद देखिए इन दोनों तस्वीरों को। पहली तस्वीर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्होंने अचानक अरुणाचल प्रदेश से सटे तिब्बत का दौरा किया। शुक्रवार को वे निंगची शहर पहुंचे। उनकी ये यात्रा भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच हुई। 2013 में सत्ता संभालने के बाद उनका ये पहला तिब्बत दौरा है। हाल के कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन अरुणाचल से सटे इलाकों में मिलिट्री कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। ऐसे में चीनी राष्ट्रपति का दौरा भारत के लिए चेतावनी की तरह हो सकती है। इसी तरह गृह मंत्री शाह के इस दौरे से साफ संदेश जाएगा कि भारत हर चुनौती के लिए तैयार है और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए कमर कस चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
तो इस खबर को भी समझने की कोशिश करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम शामिल हैं। सभी राज्यों की सीमा दूसरे देशों से लगती है। खबर के मायने समझिए कि सिक्किम से नेपाल, चीन, भूटान की सीमा लगती है। इसके अलावा मेघालय, त्रिपुरा की जो सीमा है वो बांग्लादेश से सटती है। मिजोरम की जो सीमा है वो बांग्लादेश, म्यांमार से जा मिलती है, यानी कि उससे सटती है। और पूर्वोत्तर राज्यों में 8 राज्य शामिल हैं। तो मणिपुर, नागालैंड, म्यांमार से ये सटे हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो चीन से लगती है और असम की सीमा भूटान से लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से पूर्वोत्तर के राज्यों में बेहद ये अहम है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 21 जुलाई को अचानक भारत और चीन की सीमा के पास मौजूद तिब्बत के न्यंगची शहर पहुंच गए थे। तिब्बत का यह शहर भारत के अरुणाचल प्रदेश से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है और इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह का पूर्वोत्तर दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना के खतरे के बीच एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बच्चों की वैक्सीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। डॉक्टर गुलेरिया ने उम्मीद जताई कि सितंबर तक बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। बच्चों की कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खबर। सितंबर तक आ सकती है बच्चों की वैक्सीन। सितंबर तक बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है, ये उम्मीद एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जताई है। मेरा मानना है कि सितंबर तक वैक्सीन जो है हमारे देश में बच्चों के लिए उपलब्ध हो जाएगी और जैसे हम 18 से 45 साल के लोगों में वैक्सीन लगा रहे हैं, इसी तरह से हम बच्चों में भी लगा पाएंगे। डॉक्टर गुलेरिया ने ये उम्मीद इसलिए जताई क्योंकि भारत बायोटेक की बच्चों के लिए बनाई गई वैक्सीन का परीक्षण देश भर में चल रहा है और इसके परिणाम सितंबर तक आ सकते हैं। भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसके रिक्रूटमेंट हो गया, फॉलोअप ही चल रहा है और काफी तेजी से काम चला है। तो सब लोगों की उम्मीद यही है कि सितंबर तक उसकी वैक्सीनेशन भारत बायोटेक का अप्रूवल आ जाना चाहिए, रेगुलेटरी अप्रूवल। इसके अलावा 12 से 18 साल के बच्चों के लिए जायडस कैडिला भी एक वैक्सीन लेकर आई है। इस वैक्सीन की स्टडी पूरी हो चुकी है और कंपनी ने इसके इस्तेमाल की इजाजत सरकार से मांगी है। जायडस कैडिला की स्टडी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। उन्होंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई भी किया है और उन्होंने बच्चों में भी वैक्सीन दिया है, तो इसलिए वो वैक्सीन भी बच्चों में अप्रूव हो जाना चाहिए। बच्चों की वैक्सीन नहीं होने से उन पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में डॉक्टर गुलेरिया का ये बयान राहत देने वाला है। फिलहाल देश में 18 साल से ऊपर के लोगों को टीके की डोज दी जा रही है। देश में बीते 24 घंटे में कुल 42,67,799 लोगों को टीके की डोज दी गई है, जिससे अब तक भारत में कुल 42,78,82,261 टीके के डोज लोगों को दिए जा चुके हैं। वैक्सीन ही वो एकमात्र हथियार है जिससे कोरोना से लड़ा जा सकता है। ऐसे में बच्चों की वैक्सीन आ जाने पर बच्चे भी कोरोना के खिलाफ इम्यून हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो हम सबको मालूम है कि कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन ही सबसे बड़ा और कारगर हथियार है और तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे की आशंका जताई गई है। अगस्त के महीने से लेकर अक्टूबर के बीच कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। अगर सितंबर से बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई तो तीसरी लहर को बहुत हद तक टालने में मदद भी मिल जाएगी। एक्सपर्ट की अब सुनते हैं। तो 11 से 17 साल के बच्चों को वैक्सीन लग जाने के बाद कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाएगा। अब कितना कम होगा? 18 से 30% तक। हालिया जो सीरो सर्वे है उसमें पता चला है कि करीब 73% आबादी में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी है, लेकिन अभी भी एहतियात
बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब खबर वो जिससे दुनिया भर में 135 करोड़ भारतीयों की नाक ऊंची हो गई है। हम बात कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक की, जिसके पहले ही दिन मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में चांदी कर दी। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार में सिल्वर पदक जीता है। इस वर्ग में चीन की हो जोहुई ने गोल्ड और इंडोनेशिया की विंडी असा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। चानू ने कुल 202 किलोग्राम भार उठाकर भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। 2016 रियो ओलंपिक में मीराबाई चानू अपना खेल पूरा नहीं कर पाई थी, जिसके बाद उनके नाम के आगे लिख दिया गया था डिड नॉट फिनिश। लेकिन टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई ने इतिहास रच दिया। वेटलिफ्टिंग में ये दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक में मेडल जीता है। मीराबाई चानू की इस उपलब्धि पर देश में खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई चानू से फोन पर बात कर बधाई दी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरीखे नेताओं ने भी मीराबाई को बधाई दी है। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहली कामयाबी मिली और इस सफलता पर पीएम मोदी ने चानू को ट्वीट कर बधाई दी। पीएम मोदी ने मीराबाई के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि इससे सुखद शुरुआत नहीं हो सकती। मीराबाई चानू का शानदार प्रदर्शन, भारोत्तोलन में सिल्वर मेडल जीतने के लिए उन्हें बधाई और उनकी सफलता हर भारतीय को प्रेरित करती है। चलिए यहां भी समझना होगा इस खबर को कि चानू की जो सफलता है 135 करोड़ देशवासियों की कामयाबी है, सफलता है और वेटलिफ्टिंग में 21 साल का सूखा समाप्त हो गया। मीराबाई चानू से पहले 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था और इस बार चानू ने सिल्वर जीता है। ओलंपिक में चानू ने 2016 के रियो ओलंपिक में ही कदम रख दिया था, लेकिन तब मीरा चूक गई थी। लेकिन मीरा ने मेहनत की बदौलत देश का नाम रोशन किया और इस बार के ओलंपिक में 18 इवेंट्स में 127 भारतीय खिलाड़ी अपना दम दिखा रहे हैं, जो ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। लिहाजा भारत को इस बार ज्यादा मेडल्स की उम्मीदें हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को 2 बड़ी सौगातें दी हैं। मेडिकल सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 350 एम्बुलेंस और पर्यावरण के मद्देनजर 50 हाईटेक सीएनजी बसों की सौगात मिली। दोनों सौगातों से लोगों को कितना फायदा होगा, इस नई सेवा के बाद लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, पूरी जानकारी के लिए रिपोर्ट देखना बेहद जरूरी है। बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 बड़ी सौगातें दी। सीएम ने ग्रामीण इलाकों के लिए 350 एम्बुलेंस की चाबी ड्राइवरों को दी। वहीं राजधानी पटना के लिए 50 सीएनजी बसों की शुरुआत की। ग्राम परिवहन योजना के तहत एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से ग्रामीण इलाकों में लोगों को फायदा मिलेगा। वहीं सीएनजी बसें राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद करेंगी। इससे प्रदूषण नहीं हो सकता है और लोगों को सुविधा होगी और हर प्रकार की सुविधा आप जानते हैं, पिछली बार भी बताया गया था जो इलेक्ट्रिकल बस था और आज भी जो बस का शुरुआत किया गया है, इसमें भी हर तरह की सुविधा है, लोगों के बैठने की सुविधा है और लोगों के प्रोटेक्शन का भी पूरा का पूरा ख्याल रखा गया है। सज धज कर हरे हरे रंग की चमचमाती ये सीएनजी बसें राजधानी के अलग अलग रूटों पर चलेंगी। गांधी मैदान, दानापुर बस स्टैंड, दानापुर रेलवे स्टेशन, पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन जैसे पटना के किसी कोने में जाना हो तो बसें आपके लिए मौजूद रहेंगी। फिलहाल 3 रूटों पर ही इस सेवा की शुरुआत की गई है। बसों में ड्राइवर सहित कुल 32 सीटें हैं। सुरक्षा के लिए 3 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बस में मोबाइल चार्जिंग तक की सुविधा उपलब्ध है। यहां तक कि परिवहन निगम कार्यालय से इन बसों की गहन मॉनिटरिंग की जा रही है। ये स्क्रीन लगे हुए हैं, ये है परिवहन निगम कार्यालय, जहां से पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, यानी बस किस रूट में है, बस स्टैंड में है या फिर बस में कितने यात्री सवार हैं, तमाम चीजों की मॉनिटरिंग यहां से की जा रही है।
पटना के 3 अलग अलग रूटों पर सीएनजी बसें फर्राटा भरने लगी हैं। बड़ी संख्या में यात्री नई बसों का सफर करते दिखे। यात्रियों की माने तो इन बसों ने उनका सफर बेहद सुहाना और आरामदायक बना दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने आज राजधानी पटना को फिर से 50 नई सीएनजी बसों का तोहफा दिया है, जिसके बाद लोग आरामदायक सफर पर निकल पड़े हैं। तो हम जरा यात्रियों से ही जानते हैं कि ये हाईटेक बस है और सफर कैसा लग रहा है। इसमें बैठने से अच्छा लग रहा है और सीएनजी गैस है, इसलिए पेट्रोल का भी बचत होगा और पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा। ये पर्यावरण को लेकर काफी ज्यादा ही अच्छा है। सफर बहुत बढ़िया रहेगा। कहाँ के लिए निकले हैं? बिहटा के लिए। बिहटा के लिए निकले। जी। पहले बस चलती थी, कौन सी बस पर निकलते थे? तो जाकर के रहता था डीजल गाड़ी, लेकिन ये प्रदूषण मुक्त गाड़ी है। सभी जगह देख सकते हैं कि हाईटेक व्यवस्था की गई है। साथ ही जल जीवन हरियाली से भी इसे जोड़ा गया है और बसों में अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जाहिर है पर्यावरण संरक्षण और कोरोना काल में लोगों की दिक्कतों को देखते हुए नीतीश कुमार ने बड़ी पहल की है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।